इसने मेरे ऊपर केस फाइल किया तो मैं भी इसके ऊपर केस फाइल करूंगा। जो लिटिगेटिंग एडवोकेट्स होंगे और जो लॉ स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो ये सिचुएशन जरूर फेस करेंगे। पार्टीज के ऐसे रिएक्शन जरूर देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सटेंट ऑफ लॉज। सो इस सेशन में हम रेस्ट सब जोडाइस को कवर कर रहे होंगे। अगर दो सूट कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है जो कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पर फाइल हुआ है, मतलब सेम फैक्ट्स पर फाइल हुआ है, सेम सब्जेक्ट मैटर पर डिपेंड है एंड सेम रिलीफ क्लेम कर रहा है, तो इस सिचुएशन में पूरे चांसेस है कि दोनों कोर्ट की कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आ सकती है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए सेक्शन 10 हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले सेक्शन 10 रेस्ट सब जुडाइस का मतलब क्या है? मैटर अंडर ट्रायल, मतलब अभी मैटर या फिर इशू पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले केस 1 कि 1 जनवरी को ए बी के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल करता है एंड वहीं बी 10 जनवरी को ए के अगेंस्ट में केस फाइल करता है कि हमारे बीच में कोई कॉन्क्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो दोनों मैटर्स सेम कॉज ऑफ एक्शन पर फाइल हुआ है, मतलब सेम फैक्ट्स पर डिपेंड है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम पार्टीज है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऑर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी आपको प्रूफ करनी होगी, तभी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर ग्रांट करेगी। एंड साथ ही में जो बी वाला केस है, जो सेकेंड केस है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को ऑलरेडी चैलेंज है। तो घूम के दोनों केसेस डायरेक्टली एक ही इश्यू पर डिपेंड है, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 10 कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी इंपोज करता है कि जो सब्सिक्वेंट सूट है जो 10 जनवरी को फाइल हुआ है, मतलब जो बाद में केस फाइल हुआ है, इस पर स्टे इंपोज कर दिया जाए। यहाँ पर डिसमिसल की बात नहीं की गई है, यहाँ पर डिसमिस की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ स्टे लगाने की बात की है। जब तक पहले वाला केस डिसाइड नहीं होता तब तक आप दूसरे वाले केस को फर्दर प्रोसीड नहीं करोगे। मतलब कि इंस्टीट्यूट तो हो सकता है दूसरा केस, पर उसकी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। तो सेक्शन 10 की एप्लीकेबिलिटी के लिए कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? तो सबसे पहले 2 सूट्स पेंडिंग होने चाहिए जिनमें से एक पहले फाइल हुआ है एंड दूसरा बाद में फाइल हुआ है, और दोनों ही कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल हुए। एक टाइम में 2 कॉम्पिटेंट कोर्ट कैसे हो सकती है? जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू चलना, ए मुंबई में रहता है एंड बी दिल्ली में रहता है, और इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है जिसमें एक क्लॉज ये भी है कि अगर कल को डिस्प्यूट रेज होता है तो ये मैटर मुंबई के कोर्ट में जाएगा। पर जब डिस्प्यूट रेज होता है तो बी अपने दिल्ली के कोर्ट में फाइल कर देता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में रहता है और साथ ही में जो प्रोडक्ट रिसीव किए थे वो दिल्ली में किए गए थे, तो कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में भी रेज हुआ है। तो मतलब एक टाइम में मुंबई के कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन है एंड साथ ही में दिल्ली के कोर्ट में भी जुरिडिक्शन बनती है। तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जुरिडिक्शन देखी जाएगी। यहाँ पर वर्ड है कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। अब कोई भी कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन हो, अब चाहे वो एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन में क्यों ना हो, तो जो बी ने केस फाइल पहले किया था वही फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अगर बाद में महाराष्ट्र में केस जाता है तो उस पर स्टे लगा रहेगा जब तक बी वाला केस, जब तक दिल्ली वाला केस खत्म ना हो जाए, डिसाइड ना हो जाए। क्लियर? अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे कि कई पैकेजिंग पे आप देखते हो कि वहां पे पीछे लिखा होता है कि अगर डिस्प्यूट रेज होता है तो आप इस कोर्ट में फाइल करोगे मैटर को, पर इसकी सप्लाई पूरे इंडिया में हो रही है, तो जहां पर कंज्यूमर के पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव हुआ है तो वहां की कोर्ट में भी जुरिडिक्शन बन रही है। तो उस पैकेजिंग वाली जुरिडिक्शन को छोड़ के कंज्यूमर दूसरे कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में जहां पे कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ है वहां की कोर्ट में भी अगर मैटर को फाइल करता है तो वही मैटर फर्दर प्रोसीड करेगा। तो इसी तरह एक टाइम पर कई कोर्ट की जुरिडिक्शन बन सकती है, तो दोनों मैटर्स कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग होने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन है मैटर इन इशू। दोनों पेंडिंग केसेस में मैटर इन इशू सेम होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था कॉन्ट्रैक्ट का,
ए ने जो बी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल किया था, वहां पर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी प्रूव करनी होगी। एंड बी ने ए के अगेंस्ट में जो केस फाइल किया था कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर लेकर, तो दोनों में सेम सब्जेक्ट मैटर रेज हो रहा है। क्लियर है यहां तक? तो मैटर इन इशू दोनों केसेस में डायरेक्टली सेम होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं। इनडायरेक्टली का अगर एग्जांपल दे, जैसे मैट्रिमोनियल केसेस जब होते हैं तो उनमें बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं। जैसे कि अगर एक मैटर डाइवोर्स के लिए गया है तो वहां पर भी आपको मैरिज प्रूफ करनी होगी, और साथ ही में इस डाइवोर्स के साथ मेंटेनेंस के लिए भी क्लेम किया गया है, तो मेंटेनेंस ग्रांट करने के लिए भी आपको मैरिज को प्रूफ करना पड़ेगा। पर ये मेंटेनेंस के लिए एंड ये डाइवोर्स के लिए, तो दोनों के रिलीफ अलग हो गए। भले ही मैटर इन इशू जो कि सेम है, पर वो इनडायरेक्टली तरीके से आ रहे हैं जो कि पूरे केस को अफेक्ट नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड, सेम पार्टीज होने चाहिए या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो दो केसेस पेंडिंग है उनमें सेम पार्टीज होनी चाहिए, या फिर केस के दौरान अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको भी हम सेम पार्टीज में ही काउंट करेंगे। क्लियर? एंड लास्ट वन, सेम टाइटल होना चाहिए दोनों केसेस का। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद सेक्शन 10 कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि लेटर सूट पर जो बाद में फाइल हुआ है उस पर स्टे लगा सके। क्लियर है यहाँ तक? तो सब्सिक्वेंट सूट पर जो कि बाद में फाइल हुआ है उसके ऊपर स्टे लगाने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर दो केस एक ही मैटर को डील करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आने के पूरे चांसेस है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए सेक्शन 10 हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो सेक्शन 10 की कंडीशंस फुलफिल होने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि इस केस पर रेस सब जुडाइस एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि अगर जो पहला केस है, जो केस पहले इंस्टीट्यूट हुआ है, अगर इस केस का जजमेंट आता है तो दूसरे केस पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल करेगा सेकंड सूट पर, तो मतलब यहाँ पर रेस सब जुडाइस एप्लीकेबल होगा। क्लियर? अब रेस जुडिकेटा क्या है इसे डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पर सिंपली समझ लो रेस जुडिकेटा का मतलब ये है थिंग्स ऑलरेडी सेटल्ड, मतलब कोई भी मैटर या फिर कोई ऐसा इशू जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, तो इसको हम दोबारा से नए सूट पे रेज नहीं कर सकते। अगर किसी पर्सन को उस मैटर से या फिर उस इशू से जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया है, अगर उससे प्रॉब्लम है, उस पर ऑब्जेक्शन है, तो आप हायर कोर्ट में जाओगे फॉर द अपील या फिर आप रिव्यू में जाओगे। पर आप नए केस में जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है उसे नए केस में दोबारा से लेके नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि कोर्ट की जजमेंट फाइनल स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में एक क्रिमिनल को एक ऑफेंस के लिए एक ही बार कन्विक्ट किया जा सकता है, उसको दोबारा से सेम ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह अगर कोई मैटर या फिर इशू ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो आपको उसको दोबारा से नए कोर्ट में दोबारा से लेके नहीं जाओगे। क्लियर? इसको डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, सिंपली समझा। तो सेक्शन 10 क्या मैंडेटरी प्रोविजन है? बिल्कुल, सेक्शन 10 एक मैंडेटरी प्रोविजन है। तो पार्टीज कब ऑब्जेक्शन को रेज कर सकती है? तो सब्सिक्वेंट सूट जो कि बाद में फाइल हुआ है, जब इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी तो इसी की प्रोसीडिंग्स में पार्टीज ऑब्जेक्शन कर सकती है। पर अगर पार्टी ने सब्सिक्वेंट सूट की प्रोसीडिंग्स में ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तब आप अपीलेट कोर्ट में, हायर कोर्ट में ऑब्जेक्शन को रेज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके राइट को वेव मान लिया जाएगा। क्लियर? तो लास्ट पॉइंट हमारा, अगर सेक्शन 10 की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट पर, लेटर सूट पर स्टे इंपोज कर सकती है तब भी। तो सेक्शन 151 का यूज करते हुए कोर्ट अगर सेक्शन 10 की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तब भी कोर्ट स्टे लगा सकती है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सब्सिक्वेंट सूट अब्यूज कर रहा है तो सेक्शन 151 का यूज करते हुए फॉर द जस्टिस एंड कोर्ट की पावर्स का अब्यूज होने से रोकने के लिए सेक्शन 151 का यूज करते हुए स्टे इंपोज कर सकती है।
क्लियर है यहाँ तक। एंड एक पॉइंट तो रह ही गया कि अगर फॉरेन कोर्ट में एक मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है और उसके बाद का केस इंडिया में फाइल किया जाता है तो यहाँ पर रेस्ट सब जुडाइस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। सो ऐसे कंटेंट के लिए आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो एक्सटेंट ऑफ लॉज के नाम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।